गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अरुणोदय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अमित कपूर और हम अपने वादे के मुताबिक प्रीलिम्स के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ 150 घंटे में। जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं भविष्य में भी वो भी इसको वीडियो को देखेंगे और एटलीस्ट 2-3 बार देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक एड और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए है खासकर, और ये इकोनॉमी की क्लास हम लोग इस समय कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया हुआ था 8 बजे से 9 बजे के बीच में इकोनॉमी की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये क्लास दूसरी है, हालांकि यहाँ पे क्लास 1 लिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं, इससे पहले क्लास हम कर चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी में हम लोगों की क्या है, ये दूसरी क्लास है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो बातचीत कर रहे हैं भाई वो शब्दावलियों पे बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में तमाम सारे ऐसे टर्म आते हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, और फिर इसके बाद में आगे जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उसमें क्या है, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शब्दावलियों पर ध्यान दे रहे हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली थी, जो मूल शब्दावलियां हैं इसमें हमने तमाम सारे मुद्दों पे बात की हुई थी और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में नहीं आया है, सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतर ढंग से समझाई थी, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये हमने बात कर ली हुई थी, आधारभूत संरचना क्या है, आयोजन क्या है। आज हम जो बात करने वाले होंगे वो है भूमि सुधार। यहाँ से हम लोग बातचीत अपनी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो एक खास बात और मित्रों, अरुणोदय आईएएस जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता है, बड़े स्तर पे चलाता है, जहाँ पे बच्चे एटलीस्ट 16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, और इतनी करनी चाहिए, और 16 घंटे में एटलीस्ट 12-13 घंटे वो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आके, और प्रीलिम्स और मेंस यहाँ से आपका डेफिनेटली क्लियर होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें भूमि सुधार। कहा जाता है कि एक भूमि सुधार जो है, अभी देखो क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछा हुआ है, उसने बहुत दिनों से नहीं पूछा हुआ था भूमि सुधार को लेके, तो इस पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, एक अपने आप में अध्याय है। भूमि सुधार का मतलब क्या है, एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण एवं भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनर्गठन सम्मिलित है। बात समझ में आई? हुआ क्या था, आप देखेंगे कि जो बहुत जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से मांग उठने लगी कि भाई भूमि सुधार किए जाएं, क्योंकि आप देख रहे थे जमींदारों के पास में बहुत सारी क्या है भूमि थी, और गरीबों के पास में भूमि का बहुत ज़्यादा हानि थी, आप कह सकते हैं उनके पास थी नहीं, ठीक है। तो क्या किया गया था, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण और भूमि के इष्टतम प्रयोग, मतलब इसका एक तरह से ऑप्टिमम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों के पुनर्गठन की यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है, उनको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये लैंड रिफॉर्म है। और आप यहाँ पे देखेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री नाम क्या है, गुन्नार मेडल, इनके अनुसार भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है, ठीक है, संस्थागत पुनर्गठन है। तो ये लैंड रिफॉर्म है कि जिसके पास में बिल्कुल भी जमीन नहीं है वहाँ उसको जमीन दी जाए, कुछ बहुत उसके पास भी जमीन हो, तो इसका क्या है, भूमि का इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती योग्य भूमि को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी एक अपने आप में क्या है, एक अध्याय है। हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, शब्दावलियों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी शुरू की क्लासेस में हम कराएंगे, पूरा कराएंगे इसको, ठीक है। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है। क्या क्या यहाँ पे हो सकते हैं, कृषि क्षेत्र में शोध किए गए, विकास कैसे करना है, तकनीकी परिवर्तन हुए, और अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है कौन, हरित क्रांति, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सहित पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, ठीक है। और ये अवधारणा लाया कौन था, ये अवधारणा कौन लाया था, इसने हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में
नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व खासकर विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन की आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि विकासशील देश खासकर जो हैं उनको बड़ा फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ भाई? देखो, विकासशील देश कैसे है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और तमाम सारी तकनीकी ज्ञान यान ये सब कुछ होता नहीं उनके पास में, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो एक तरह से क्या है, उनको ये हरित क्रांति के बारे में पता होना चाहिए, कैसे काम करती है, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए सरकार। ऐसा क्या इसको आप देखेंगे कि नॉर्मन बोरलॉग ने ये सारे ये काम किए हुए थे। तो इसमें विकासशील देशों की जो समस्या थी, जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है विकासशील देशों में, उतनी समझ नहीं होती है। तो यहाँ पे ये खासकर जो आप देखेंगे कि विकासशील देशों को इसको खास फायदा हुआ। भारत के संदर्भ में देखें तो हरित क्रांति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति थी, बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है, और इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर, ध्यान दिया जाए यहाँ पे, पारंपरिक बीज जो है ना उनको हटा दिया गया था। अब क्या किया गया था, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग यहाँ पे होने लगा था, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ावा दिया गया था। तो जो मॉडिफाइड कह सकते हैं एक तरह से क्रॉस टाइप के, इधर उसे मिला के बहुत बढ़िया आप कह सकते हैं, जिसकी उपज बहुत अच्छी होती है। तो उन्नत किस्म के हाई एल्डिंग वैराइटीज जो होते हैं सीड्स, उनका हाई एल्डिंग वैराइटीज सीड्स को यहाँ पे लाया गया और परंपरागत बीजों को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये एक इसका है। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है, ध्यान रखना नाम, M.K. स्वामीनाथन। ठीक है, M.K. स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये यहाँ पे भारत के लिए क्या है, भारत के जनक जो है हरित क्रांति के जनक वो कौन है, M.S. स्वामीनाथन है। और जो आप कह सकते हैं हरित क्रांति के पिता जिसको बोला जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, थे कहाँ के भाई, ये मैक्सिको के थे। ओके, ये मैक्सिको थे और इन्होंने क्या किया हुआ था, मैक्सिको के थे, लेकिन यहाँ पे आप कैसे जो इनकी आप कैसे कर्म भूमि है वो अमेरिका रही है, कर्म भूमि क्या है, अमेरिका रही हुई है। ठीक है, तो ये पिता कहे जाते हैं। हरित क्रांति के बारे में हमने जान लिया हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। यूपीएससी मेंस में भी खूब क्वेश्चन पूछता है और प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी वालों और इंग्लिश वालों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP आप लोग ज़्यादा देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी MSP आप ज़्यादा देखते होंगे। क्या है ये जिसपे इतना बड़ा मुद्दा बनता रहता है, कई बार न्यूज में आता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। कैसा, पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। सरकार कहती है कि अगर कोई नहीं ले रहा होगा ना, अगर कोई नहीं ले रहा होगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन एक मिनिमम मूल्य पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी वजह से इसको बोला गया है। सरकार बोलती है आप चिंता मत करिए किसानों से, आप चिंता मत करिए, हम हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसी वजह से इसको बोला जाता है कि एक मिनिमम एवज में या मिनिमम मूल्य के आधार पर यहाँ पे अनाज की खरीद बिक्री, फसलों की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी प्रकार की तीव्र गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली बाजार हस्तक्षेप की एक प्रणाली है। जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ था कि बाजार अगर नकार दे, नहीं हम नहीं ले पाएंगे, सरकार कहती है हम बैठे हुए ना, आप चिंता मत करिए। तो क्या है, एक तरह से बाजार हस्तक्षेप की प्रणाली है जिसे सरकार अपनाती है और किसानों को दुखी नहीं होने देती है। अगर उसको लग रहा है किसानों की कृषि मूल्यों में तीव्र गिरावट आने वाली है तो सरकार इसके लिए तैयार रहती है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में के केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों की उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी बार मान लो कि 100 रुपए लागत है किसी फसल का, तो क्या करेगी, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, उत्पादन लागत का 1.5 गुना यहाँ पे बोलेगी 150। ठीक है, 1.5 गुने पे खरीद के बात जो है वो करती है। ऐसी घोषणा कब की गई थी, 2018 और 19 में। रसीद मूल्य क्या, खरीद मूल्य क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, खरीद मूल्य क्या होता है, देख लो एक बार, सुन लो। ये सारे टर्म्स मैं आपको बार बार ये परेशान करेंगे, तो ध्यान से सुनना एकदम से। किसी वस्तु का खरीद मूल्य उस मूल्य को संदर्भित करता है जिस पर सरकार बफर स्टॉक
एक स्टॉक होता है, एक बफर स्टॉक होता है सरकार के पास में। बफर स्टॉक होता है, अभी बताएंगे हम। यहाँ पे सुन लो पहले, जिस पर सरकार बफर स्टॉक या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए उत्पादकों से वस्तु खरीदती है और इनकी कीमतें सरकार द्वारा घोषित की जाती है। बात समझ गए? यहाँ पे एक तो हमने देख लिया न्यूनतम समर्थन मूल्य, वहां पे तो किसानों को खुश कर रही है सरकार, वहां पे किसानों को कोई परेशानी ना हो इस वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाती है। अब यहाँ पे जो उपभोक्ता है, जो देश के नागरिक हैं, जो खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास खेती नहीं है, जो मजदूर लोग जिनके पास खेती नहीं है, खाने के लिए नहीं, क्या है, उनके लिए खरीद मूल्य, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस के आधार पर सरकार जो है उत्पादकों से वस्तु खरीदती है। और सार्वजनिक वितरण पीडीएस जिसको बोलते हैं, गरीब लोगों के लिए है, बीपीएल कार्ड वाले हैं, एपीएल कार्ड वाले हैं, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना है, उनके लिए क्या करती है, ये अनाज खरीदती है और उनको देती है। तो एक तरह से आप देख रहे हैं गरीब जनता का भी इधर सपोर्ट कर रही है, एक तो किसानों का सपोर्ट कर रही है, दूसरा गरीब जनता का भी सपोर्ट कर रही है। कैसे? किसके माध्यम से? खरीद मूल्य के माध्यम से। मुद्दा समझ में आ गया? बफर स्टॉक उसके पास होता है, एक तरह का सरकार के पास में बफर स्टॉक होता है। निर्गम मूल्य क्या है? इशू प्राइस, जिस मूल्य पर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बफर स्टॉक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, उसे निर्गम मूल्य बोलते हैं। एक मिनिमम प्राइस पे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये सब क्या है? निर्गम मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बफर स्टॉक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिसे निर्गम मूल्य बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है, हमने बता दिया आपको, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशू प्राइस बोलते हैं, निर्गम मूल्य बोलते हैं। नगदी फसल क्या है? कैश क्रॉप, वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। क्या है? जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नगदी फसल बोलते हैं, नगदी फसल बोलते हैं। भारत की प्रमुख नगदी फसलें क्या है? कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, कॉफी है, कहवा है इत्यादि। ठीक है, तो ये सब कैसी नगदी फसलें, जिसका तुरंत मूल्य मिल जाए। बात समझ रहे ना? जिसका तुरंत मूल्य मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करते हैं। ये बातें आपको सारी समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलो आओ नेक्स्ट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, लगातार समाचार पत्रों में आप लोग देखते हैं, क्या है एक बार देख लो। बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों उर्फ कंपनियों द्वारा गैर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में जब 10% या उससे अधिक पूंजीगत निवेश या हिस्सेदारी या शेयर खरीदी जाती है यहाँ पे, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत से बाहर के निवासी और व्यक्ति कंपनी द्वारा सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों जब वो निवेश करते हैं, मतलब यहाँ पे 10% या उससे अधिक का पूंजीगत निवेश करते हैं या हिस्सेदारी या शेयर खरीदते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई विदेशी आता है, बोलता है सरकार से हम आपके इस कंपनी का या इस शेयर पे मैं दिलचस्पी दिखा रहा हूँ, क्या खरीद लूँ? सरकार बोलती है खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें डॉलर में पैसे दे दीजिए। तो क्या करती है? भारत सरकार बोल देती है हमें डॉलर में पैसे दीजिए, तो वहां से डॉलर में पैसे मिल जाते हैं। और हमारा क्या है? हमारा आप कह सकते हैं जो एक तरह से डॉलर की उपलब्धता वो भी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो कितना परसेंट, लेकिन ध्यान रखना परसेंटेज कितना होना चाहिए? 10% या उससे अधिक, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, एफपीआई यहां पे देख लो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अभी आप देखेंगे, अभी शेयर मार्केट पूरी तरह से धड़ाम से हो गया था।
शेयर मार्केट पूरी तरह धड़ाम से हो गया था। अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा था जाके चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि जैसे वहाँ की बैंक दर जो है उसको शायद कम कुछ किया गया था अमेरिका में, तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, जितने भी ये है एफपीआई भी और एफडीआई दोनों क्या हो रहा था, कम हो गया था। ठीक है, सब क्या अपना अपना पैसा निकाल के शेयर बेच के सब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, जाके सब कहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से ये कम हुआ था। ठीक है, थोड़ा कम हुआ था। देख लो पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। भारत के बाहर के निवासी, फिर से वही बात, भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों कंपनी द्वारा गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में जब 10% से कम पूंजीगत निवेश या हिस्सेदारी या शेयर खरीदी जाती है, तो इसे क्या पोर्टफोलियो या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। बात समझ में आ गई? 10% से कम की बात हो रही है, एफडीआई में 10% या उससे की अधिक की बात होती है। और एफपीआई के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को पत्रागत अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश कहते हैं। दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कि विदेशी संस्थाओं द्वारा खरीदे गए शेयर को विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि विदेशी व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर को क्या बोलते हैं, पत्रागत या अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश जो है वो कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मुद्दे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बार देख लो फटाफट। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक मूल या लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है इसको सीधे क्या है, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक निश्चित अवधि में किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड या कह सकते हैं लेखा जोखा को परिभाषित करता है। भारत जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, भारत और अन्य देशों के जो भी निवासी हैं उनके पास आप कह सकते हैं जो भी मौद्रिक लेन देन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और सरल शब्दों की बात करें यहाँ पे तो भुगतान संतुलन किसी देश और अन्य देशों के बीच हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है, लेखा जोखा होता है। ठीक है, क्या होता है ये, वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा होता है, रिकॉर्ड होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चाहे तो आप मौद्रिक लेन देन कह सकते हैं और चाहे तो आप वित्तीय लेन देन कह सकते हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। भुगतान संतुलन क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, ये सारी अवधारणाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। शेड्यूल्ड बैंक देख लो एक बार फटाफट। यहां पे भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों तथा अर्थात अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जाता है। इसमें दो तरह के हैं, एक तो कैसे हैं, अनुसूचित हैं और एक कैसे हैं, गैर अनुसूचित हैं। ठीक है, दो तरह से यहाँ पे डिवाइड कर। और जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची 2 में शामिल किया गया है उसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है उनको अनुसूचित बैंक कहते हैं, और इसके अलावा जिन बैंकों को द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है उनको गैर शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड बैंक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये मुद्दा भी क्लियर हो गया। बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं, उसे बैंक रेट कहते हैं। कितना सिंपल है एकदम से, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन होगा अभी, कंफ्यूजन कब होगा, जब हम इन टॉपिकों को विस्तार से करेंगे। कंफ्यूजन तब भी नहीं होगा, एग्जाम्पल देके बता दूंगा, सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगी बढ़िया से। रेपो रेट देख लो एक बार, वह ब्याज दर
ध्यान से देखिए, पूछा जाता है पीटी में पूछा जाता है अलग अलग तरह से, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज की बात करी जा रही है। यहाँ पे क्या है अंग्रेजी वालों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की जा रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में लघु अवधि, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में लघु अवधि के लिए उधार लेता है, उसे क्या बोलते हैं, रेपो दर कहते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। कई बार अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए बैंकों को भी बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाती है और ऐसी स्थिति में वो देश के केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, ऋण लेते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। क्या किया जा रहा है, रिजर्व बैंक जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों को अल्पकाल के लिए क्या गिरवी रखती है, गिरवी रखती है। ठीक है, लघु अवधि के लिए उधार लेता है। ठीक है, एवज में किसके, सरकारी प्रतिभूतियों, इसको मतलब गिरवी, एक तरह से आप ये कह सकते गिरवी रख के कुछ लेती है। ठीक है, तो रोजमर्रा की कामकाज के लिए बैंकों की भी जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करती है, ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक से मतलब केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो दर बोलते हैं। इसमें दिक्कत कहां से थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिवर्स रेपो क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, यह रेपो रेट से उलट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी धनराशि बची रह जाती है, बड़ी धनराशि बची रह जाती है, तो वो उसे रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। समझ गए, रिवर्स रेपो हो रहा है, रिवर्स रेपो यहां पे हो रहा है। ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया है, रिजर्व बैंक है, हम वहां पे रख देंगे जाके, हमको कुछ वहां से ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स रेपो है। और रिजर्व बैंक द्वारा ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है उसे रिवर्स रेपो कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, बड़ी अवधारणा है, पीटी में यहां से भी पूछा जाता है, पीटी में यहां से भी पूछा जाता है। तो देख लो एक बार, प्रत्येक बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात जो है वो कहा जाता है। एक हिस्सा निर्धारित होता है, निश्चित होता है कि भाई देखो, आरबीआई बोलता है, और जितने भी उसके शेड्यूल्ड बैंक है, जो भी 1934 की अनुसूची 2 के तहत क्या है, यहाँ पे शेड्यूल्ड होते हैं, तो उनको बोला जाता है भाई देखो आपके पास में इतना हुआ है, ठीक है, आपको एटलीस्ट 10% आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, 10% आपको रखना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है, आरबीआई बोलता है। किससे, अनुसूचित बैंकों से बोलता है। ठीक है, बोलता है इतना रखना पड़ेगा। अच्छा क्यों रखना पड़ेगा, पूछता है क्यों रखना पड़ेगा, आरबीआई बोलता है देखो अगर कहीं आपको दिक्कत हो गई, नीरव मोदी और वो तुम्हारे तमाम सारे जो भाग गए हैं, चौकसी, मेहुल चौकसी, अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई आपसे उधार लेके भाग गए, तो कुछ ना कुछ आपको चुकाने के लिए, जो आपके पास में कस्टमर है उनको चुकाने के तो पैसा होना चाहिए ना, तो हमको दो उधर, तो उसकी स्थिरता बनी रहे, बैंक की स्थिरता बनी रहे। इस वजह से क्या है, नगद आरक्षित अनुपात की बात यहाँ पे कही गई है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी समय किसी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में जमाकर्ताओं को यदि रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में दिक्कत ना आए। मान लो कस्टमर को जरूरत पड़ गई, भाई हमें इतने चाहिए, तो क्या है, रिजर्व में तो हमने रखा हुआ है ना, किसके पास में, आरबीआई के पास में, तुरंत उधर से मंगाया और कस्टमर्स को दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। ओके, और ऐसा साधन है, यह ऐसा साधन है जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक बिना रिवर्स रेपो में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। क्या मुद्दा यहां पे आया है, नकदी की तरलता को भी कम किया जा सकता है। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी ये हथकंडे अपनाए जाते हैं मित्रों, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बाद में। क्योंकि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंक को अपनी नकदी का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होगा और इसके पास ऋण के रूप में देने के लिए कम रकम रह जाएगी। हाँ, इससे क्या है, इससे क्या है आप जानते हैं ना, जनता में बाजार में, मार्केट में क्या है,
तरलता को खींच लेता है। जैसे देखता अच्छा मुद्रास्फीति बढ़ने लग गई है तो क्या करेगा, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा, वही कैश रिजर्व रेशियो इसका प्रयोग करता है, वो इसका प्रयोग करता है, बोल देता है ठीक है इसकी रेट बढ़ा देता है, ज़्यादा से जमा करो आके, बहुत ज़्यादा आपका पैसा इधर उधर घूम रहा है जनता के पास में, तो क्या करेगा, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या करेगा, खींच लेगा उसको, तुरंत बढ़ा देगा, इसको बढ़ा देगा तुरंत। हाँ, और जैसे बढ़ाएगा तो तमाम सारी नकदी जो है वो आरबीआई के पास चली जाती है और ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति का नियंत्रण कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये चीजें क्लियर आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, सामधिक तरलता अनुपात क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, देख लो एक बार। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने प्रतिदिन के कारोबार के बाद नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश के रूप में एक निश्चित धनराशि रिजर्व बैंक के पास रखनी जरूरी होती है। कैश रिजर्व रेशियो में सिर्फ कैश रखना होता था, लेकिन आप देखेंगे सामूहिक तरलता अनुपात में क्या होता है, नगद भी रख सकते हो, सोना भी रख सकते हो, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो भी आप रख सकते हो, और इसका इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जा सकता है। तो वह रेट जिस पर बैंक यह पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं, और इसके तहत अपनी कुल देनदारी के अनुपात में सोना, सरकारी अनुमोदित बॉन्ड्स के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सामूहिक तरलता अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। सीधे सीधे क्या है इसके बारे में पूछ देता है, क्या है ये, यह वह दर है जिससे रिजर्व बैंक में एक रात के लिए कर्ज लिया जाता है, वन नाइट। हाँ, एक रात के लिए ही कर्ज लिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा 2011-12 में है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद अस्तित्व में आई हुई है। ठीक है, तो क्या है इसमें सीमांत स्थायी सुविधा क्या है, रिजर्व बैंक से एक रात के लिए कर्ज लिया जाता है। शेयर क्या होते हैं, शेयर देख लो एक बार फटाफट। कंपनी अधिनियम 1956, ये डेट याद रखना क्योंकि सीधे सीधे ऐसा स्टेटमेंट करके पूछ देता है यूपीएससी में। ठीक है, आईएएस में कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार शेयर एक अंश अथवा इकाई है जिसके द्वारा कंपनी का शेयर पूंजी विभाजित किया जाता है। शेयर हिस्सा, ये हिस्सा ले लो आप, अच्छा ये हिस्सा ले लो, शुक्ल क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर बोलते हैं। शेयर, शेयर एक अंश होता है छोटा सा, जिसके द्वारा क्या है कंपनी का शेयर पूंजी विभाजित कर दिए जाते हैं। और यह अधिनियम शेयर पूंजी के दो श्रेणियों का प्रावधान करता है, एक तो इक्विटी शेयर बोलते हैं, दूसरा अधिमान शेयर बोलते हैं। अधिमान शेयर बोलते हैं। और अगर आसान भाषा की बात करें तो इसमें जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपनी कंपनी में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी के शेयरों को बेचता खरीदता, तो ऐसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको निवेश को बढ़ाने के लिए और अपने कंपनी के शेयर को बेचने या खरीदने के लिए ये सारा काम किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ठीक है, हाँ तो हमने देखा हुआ था यहाँ पे, देख लो एक बार फिर से, नहीं तो वो लोग बोलेगा कि क्या ही है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या कंपनी में निवेश बढ़ाने के लिए, कंपनी अपनी कंपनी के मालिकाना हक को या शेयर को बेचने के लिए हम उसे शेयर कहते हैं। ठीक है, हाँ मालिकाना हक को इसको बढ़ाने के लिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं। ओके, चलो ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। कुछ चीजें और रह रही है, हम लोग देख लेते हैं। इसकी बात समझ में आ गई, ये
कंपनी जो है अपना कुछ शेयर मालिकाना हक बेच देती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कहते हैं। थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट देखो, अधिमांश शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर देख लो एक बार फटाफट। अधिमांश शेयर वे शेयर होते हैं जो शेयर धारकों को एक निश्चित लाभांश डिविडेंड के साथ दिए जाते हैं, एक निश्चित लाभांश के साथ में दिए जाते हैं, और इनको लाभांश का भुगतान सामान्य शेयर धारकों से पहले किया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई हम उनको कैसा मानते हैं, हम उनको ये मानते हैं कि भाई कंपनी में आपका हिस्सा है, आप कंपनी के एक कह सकते हैं कि कुछ परसेंट के हिस्सेदार है, कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं, तो हम उनको ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, और वही हिस्सा जब दे देते तो हम लोग क्या बोलते हैं, अधिमांश शेयर हमने दे दिया है उनको। ठीक है, तो और जो शेयर धारक होते हैं, और दो शेयर धारक होते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, कुछ परसेंटेज जो होता है, कुछ लाभांश, एक निश्चित लाभांश आप कह सकते हैं, वो दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो दिया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंपनी अपने चुनिंदा निवेशकों और प्रमोटरों को ये शेयर जारी करती है, सबको नहीं करती है, सबको नहीं करती है। इक्विटी शेयर को अधिमांश शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, फैक्ट को ध्यान रखना है यहाँ पे, इक्विटी शेयर को अधिमांश शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, इसमें कोई चुनिंदा निवेशक और प्रमोटर वो नहीं होते हैं, सब बराबर होते हैं। इसी वजह से इसमें कहा जा रहा है कि भाई इक्विटी शेयर को अधिमांश शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये देखेंगे कि अधिमांश शेयरों को इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है, अधिमांश शेयरों को इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अधिमांश शेयर क्या है, वो सबके लिए होते हैं। ठीक है, आप प्रमोटरों को भी इकट्ठा अलग रख सकते हैं, अपने जो चुनिंदा निवेशक हैं उनको भी अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं, और भी जो लोग हैं जो शेयर आपका खरीदना चाहते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, उनको भी हम शेयर दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप शेयर खरीद लीजिए। ठीक है, तो अधिमांश शेयर को हम इक्विटी शेयर में तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को अधिमांश शेयर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई हमारे कुछ चुनिंदा निवेशक और प्रमोटर हैं, हम इनको ही जारी करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप इक्विटी शेयर में नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप इक्विटी शेयर में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या है, अधिमांश शेयर में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात यहाँ पे, अधिमांश शेयरों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि हाँ हमने सोच रखा है कि आप चुनिंदा निवेशक है हमारे, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए। इक्विटी शेयर देख लो क्या है फटाफट। इक्विटी शेयर स्वामित्व के प्रमाण पत्र हैं जो धारक को उसके द्वारा धारित शेयरों की सीमा तक कंपनी का स्वामित्व प्रदान करता है। ठीक है, एक स्वामित्व का प्रमाण पत्र, हमने सर्टिफिकेट दे दिया, हमने सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं इतने शेयर आपके हैं। ठीक है, इतने शेयर आपके हैं, तो उसी के आधार पर क्या है, कंपनी का स्वामित्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, कंपनी का स्वामित्व प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसी में एक और बात है, कंपनी इन शेयरों को आम जनता के लिए आईपीओ के रूप में और विद्यमान शेयर धारकों के लिए अधिकार निर्गम राइट्स इशू के रूप में जारी करता है, राइट्स इशू। ठीक है, तो एक तो प्रमाण पत्र दे दिया था, और उसी का आधार पर क्या है, कंपनी का स्वामित्व भी प्रदान कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर आप देखेंगे यहाँ पे राइट्स इशू किए जाते हैं। कहाँ पे, इक्विटी शेयर में। एक और है यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीवीआर। कई बार आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा डीवीआर क्या होता है। डीवीआर देख लो भाई, डीवीआर क्या होता है। डीवीआर शेयर इक्विटी और अधिमांश शेयर से अलग होते हैं। अब कैसे अलग होते हैं देख लो एक बार। डीवीआर शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर की तरह लाभ तो मिलता है, इक्विटी शेयर की तरह लाभ तो मिलता है, लेकिन उसकी तरह वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी तरह वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। तो इसमें मूल अंतर आपने जान लिया, अधिमांश शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर क्या है, मतलब डीवीआर शेयर क्या है। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हमने बात कर ली है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऋण पत्र, बात करते हैं यहाँ पे डिवेंचर की बात कर लेते हैं फटाफट। 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, और डिवेंचर शब्द क्या है, बड़ा पूछा जाता है, देख लो एक बार परिभाषा। डिवेंचर लैटिन भाषा के डिवेयर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है कर्ज लेना, कर्ज। डेप्थ का मतलब क्या होता है, डेप्थ,
ठीक है, डेब्ट मतलब कर्ज, कर्ज लेना, किसी से कर्ज लेना। तो लैटिन भाषा के डिबेयर से बना है, जिसका मतलब होता है कि कर्ज लेना। और ऋण पत्र एक लिखित विपत्र है जो कंपनी की सामान्य मोहर सील के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। ठीक है, कंपनी की सील लगी रहेगी, उसमें सामान्य मोहर जो है वो लगी रहेगी, मतलब ये एहसास कराएगा कि नहीं आपने ऋण लिया हुआ है। ठीक है, आपने ऋण लिया हुआ है। इसमें एक विशिष्टीकृत अवधि के बाद या एक मध्यावधि पर या कंपनी के एक विकल्प पर परिशोधन और एक स्थिर दर पर ब्याज चुकौती के लिए, जो कि सामान्य अर्धवार्षिक और वार्षिक तिथि पर देय होता है, यह अनुबंध समाहित कर या ये अनुबंध जो है वो समाहित रहता है। तो ये क्या मतलब यह है, देखो कंपनी का हमने देख लिया है, एक सील्ड लगी रहेगी, मोहर लगी रहेगी यहाँ पे कि भाई देखो आपने कर्ज ले लिया हुआ है, अब कैसे उसको चुकाना है, कैसे उसको चुकाना है। तो यहाँ पे कंपनी जो है एक विकल्प प्रशोधित करती है कि भाई आपको 6 महीने देना है, हाँ 6 महीने दे देंगे, अच्छी बात है। बोलेगा ठीक है वार्षिक देना है क्या, हाँ वार्षिक दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो दे दीजिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक तिथि पर देय होता है, एक अनुबंध समाहित रहता है इसमें। ऐसा क्या है, एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्योंकि मोहर लगी हुई है, हमने देखा हुआ कंपनी की एक सामान्य मोहर लगी होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज शामिल होती हैं जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार संगठित कर। ठीक है, हाँ तो इसमें और एक चीज देख लो, इसमें एक चीज और देख लो, डिबेंचर को और भी कुछ और तरह से परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार भी यहाँ पे कुछ चीजें कही गई हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर के अंतर्गत ऋण पत्र, स्टॉक, बंध पत्र जिसको हम लोग बॉन्ड्स बोलते हैं, तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज शामिल होते हैं जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार संगठित कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो डिबेंचर को 2013 कंपनी एक्ट 2013 की धारा 230 के तहत भी परिभाषित किया गया है। उसमें बॉन्ड भी हो सकते हैं और डिबेंचर स्टॉक भी हो सकता है इसमें, और कंपनी के कोई अन्य सिक्योरिटीज भी ये शामिल होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरह से हमने देख लिया हुआ है ऋण पत्र क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है। तेजड़िया और मंदड़िया देख लो एक बार। तेजड़िया क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है, देखो तेजड़िया कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में उछाल और उसमें गिरावट को दर्ज करने के लिए तेजड़िया और मंदड़िया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शेयर मार्केट में उछाल, तेजड़िया, गिर गया शेयर, मंदड़िया मतलब मंद हो गया, तो इसको बोला जाता है बुल एंड बियर। बुल मतलब एक तरह सांड, ठीक है, और बियर, ठीक है, बुल और बियर। तो हम लोग देख लो तेजड़िया, जिसे प्रायः अंग्रेजी में बुल कहा जाता है, जिसे प्रायः जो है यहाँ पे अंग्रेजी में बुल कहा जाता है। शेयर अथवा कमोडिटी बाजार, जैसा कि अभी हमने बता दिया था, शेयर बाजार में शेयरों का उठना और गिरना, शेयर अथवा कमोडिटी बाजार आदि ऐसे सदस्य होते हैं जो कि बाजार में तेजी अर्थात भाव बढ़ने की आशा से करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई हमने शेयर 10 रुपए में खरीदा है और ये 1 महीने बाद 15 रुपए का होने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तेजड़िया बोलते हैं। और वो उम्मीद होती है ऐसी उम्मीद के साथ में वो उसको खरीद लेते हैं कि भाई हाँ आगे चल के इसके दाम बढ़ने वाले हैं और हमें लाभ मिलने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तेजड़िया बोलते हैं। और ठीक उलट स्थिति जो है ये मंदड़िया में होती है। तेजड़िया के विपरीत ऐसे लोग बियर्स या मंदड़िया कहे जाते हैं जिनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, पैसा जाने वाला है, तो भले ही मान लो उसने 10 रुपए में खरीदा है और अगर 9 या 7 रुपए या 8 रुपए होने वाला है तो इतने घाटे में भी उसको बेच देते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट क्या है, गिरने वाला है। ठीक है, कहीं से उनको सूचना मिली है, कहीं से उनको सूचना मिली हुई है कि भाई शेयर मार्केट गिरने वाला है, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, इसलिए वो स्टॉक बेचते हैं, शेयर बेचते हैं। और ऐसे में कुछ लोग शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके भी लाभ कमा लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करके भी लाभ कमा लेते हैं। तो ये सारे मुद्दे पे हमने बातचीत की हुई है। ठीक है, ये सारे मुद्दे हमने बातचीत कर ली हुई है, और कुछ मुद्दे जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है, जिसको हम लोग अंतरंग व्यापार बोलते हैं। नीली अर्थव्यवस्था क्या है, अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया हुआ था 2021 में कि भाई नीली अर्थव्यवस्था कैसे। ठीक है,
विंडो ड्रेसिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दों पे हम लोग कल बात करने वाले हैं। और इसको देखो 2-3 बार, ये सारे शब्द जो हैं आते हैं यूपीएससी में, लगातार आते हैं, और मैंने बेस्ट तरीके से आपको एग्जाम्पल देके बताए हुए हैं, तो बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है आपका कोई भी क्वेश्चन जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।